नमस्कार, आज महाराष्ट्र की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। दादरा नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर आत्महत्या मामले में मुंबई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दादरा नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ एट्रॉसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बता दें कि सांसद डेलकर ने मुंबई के एक होटल में सुसाइड किया था, जिसके बाद पुलिस को घटनास्थल से मिली सुसाइड नोट में बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम होने का दावा किया जा रहा था। विधानसभा सत्र में शिवसेना ने सांसद डेलकर आत्महत्या मामले की जांच की मांग की थी। सांसद डेलकर के परिवार वालों ने कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इस मामले की जांच पड़ताल की मांग की थी। और मनसुख हिरेन मौत मामले में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद आखिरकार सरकार को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे का तबादला करना ही पड़ा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने काम कर रहे वाजे का तबादला कर दिया गया है। विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर और विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस वाजे के सस्पेंशन लगातार मांग कर रहे थे। तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे का आखिरकार तबादला कर ही दिया गया है और अनिल देशमुख ने विधान परिषद में ये जानकारी दी है। तो प्रोटेक्ट कर रही है और उनके पास है कि राज्य सरकार सचिन वाजे जैसे एपीआई पर कार्रवाई करने के लिए डरती है। वैसे तो ऐसे मुद्दों में पहले सस्पेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर कल के दबाव के बाद आज उनको उनके पद से हटाया गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। राज्य सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है और जब तक मनसुख हिरेन इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा। और वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई पे मौजूद घर एंटीलिया के बाहर से 25 फरवरी को बरामद हुई विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मामले में जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। मंगलवार को एनआईए की एक टीम मुंबई पहुंची। टीम ने मुंबई में उतरते ही कई जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक टीम उस इनोवा की जांच के नतीजे के काफी करीब पहुंच चुकी है जो स्कॉर्पियो के पीछे 2 बार नजर आई थी। तो बता दें कि इस टीम को एक आईजी लेवल के अधिकारी लीड कर रही हैं और एंटीलिया पहुंच कर उन्होंने वहां के सुरक्षा कर्मियों और सुरक्षा अधिकारियों से पूछताछ की है। टीम ने वहां से सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भी अपने कब्जे में ले ली है। वहीं मुकेश अंबानी के घर से निकलने के बाद एनआईए के अधिकारी मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारबे से मुलाकात की, जिसके बाद सभी मुंबई पुलिस कमिश्नर और परमबीर सिंह से भी मुलाकात की। इसी मामले में जुड़े कुल 3 केस दर्ज किए गए हैं। तो एंटीलिया के घर के बाहर स्कॉर्पियो में विस्फोटक बरामद किए गए थे, जिसकी जांच पड़ताल अब एनआईए की टीम ने शुरू कर दी है। एनआईए की एक टीम मुंबई पहुंची, जहां पर उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और मुंबई के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा और औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर रखने के मुद्दे पर कहा है कि शहरों का नाम बदलने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार को नहीं है। बता दें कि नाम बदलने का समर्थन करने वाली शिवसेना को इस मुद्दे पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस का विरोध सहना पड़ा और विरोध का सामना करना पड़ा। राज्य में विपक्षी दल बीजेपी ये कहते हुए शिवसेना की आलोचना कर रही है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पुरानी मांगों को त्याग दिया है। औरंगाबाद में इस साल निकाय चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी विधायक योगेश सागर ने विधानसभा में मंगलवार को उठाए गए सवाल के जवाब में ठाकरे ने कहा कि शहरों का नाम बदलना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार का इस पे कोई हक नहीं है। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का विस्तृत प्रस्ताव डिविजनल आयुक्त से 4 मार्च 2020 को दिया गया था और मामले में कानूनी पक्ष को देखते हुए कानून एवं न्याय विभाग से सुझाव मांगा गया है। ताबू आजमी, श्रीमती यामिनी जाधव, संजय कुटे, अशोक पवार, अमित पटेल, बरेच आहेत, जयकुमार गोरे, दीपक चव्हाण, रवींद्र वायकर, किशोर जोरगेवार, रवी राणा, योगेश कदम, सुनील शेळके, रईस शेख।
और वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में आज आक्रामक तेवर दिखाए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव और सार्वजनिक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ फडणवीस ने सदन में विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया। और अन्वय नायक मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कल विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। फडणवीस ने मुख्यमंत्री रहते समय अन्वय नायक मामले को दबाने का आरोप गृह मंत्री देशमुख ने लगाया था, जिसके खिलाफ नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश किया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्री अशोक चव्हाण ने मराठा आरक्षण को लेकर गुमराह करने का आरोप कर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उनके भी खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के खिलाफ मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। कल उन्होंने सभागृह में अन्वय नायक इनकी आत्महत्या का प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री ने दबाया, इस प्रकार की झूठी, विसंगत और सुप्रीम कोर्ट का अवमान करने वाली बात कही थी। अशोक चव्हाण जी ने पूरे तरीके से झूठी बातें सभागृह में रखी। जो चीजें अटॉर्नी जनरल साहब ने नहीं कही वो चीजें भी उनके मुंह में डालने का प्रयास किया और इसलिए मैंने उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखने की। और तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार में 33 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम चलाई गई थी। इस मुहिम द्वारा लगाए गए पेड़ों में 24% पेड़ भी जीवित नहीं है, ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा विधायक नाना पटोले ने विधिमंडल के संयुक्त कमेटी द्वारा जांच की मांग की थी, जिस पर सभी पार्टियों के विधायकों की 16 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। वन राज्य मंत्री दत्ता भरणे ने बताया कि कमेटी 33 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम की जांच करेगी। बता दें कि मुहिम पर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2429 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन 24% भी पेड़ अब जीवित नहीं बचे हैं। और महाविकास आघाड़ी सरकार के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने अपनी ही सरकार पर नाराजगी जाहिर की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिम समाज को शिक्षा के लिए 5% आरक्षण देने की अनुमति दी है, लेकिन बावजूद इसके आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी सरकार की जमकर आलोचना की है। तो शिक्षा के लिए 5% आरक्षण लागू नहीं हुआ है, ऐसा कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक का। सपा ने अपनी ही सरकार पर नाराजगी जताते हुए ये मांग की है कि 5% आरक्षण दिया जाए। जब ये एक सरकार बनी तो कहा कि हम मुस्लिम रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, बहुत खुशी मनाई गई। तक समय बीतता जा रहा है। ये सरकार सेकुलर है और इस सरकार में बैठे हुए लोगों ने बार बार कहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन 5% जो वीकर सेक्शन का है, जो हाई कोर्ट ने लीगल ठहराया है, उसे मिलना चाहिए। लेकिन बार बार बोलने के बाद भी आज तक रिजर्वेशन नहीं मिला। अध्यक्ष, खबर औरंगाबाद से, जहां पर जिला प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। 11 मार्च से 4 अप्रैल ये लॉकडाउन रहेगा। औरंगाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। जिले में आपको बता दें कि 11 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक हर शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से यानी संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। स्थानीय एमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने प्रशासन के इस निर्णय यानी इस फैसले का विरोध करते हुए लोगों से अपील की है कि जिनको शादी समारोह का आयोजन करना है वो उनके पास जाए, वो उन लोगों की मदद करेंगे। तो 11 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। एक दिन के अंदर आप कलेक्टर है, आपके अंडर में आता है मैरिज डिपार्टमेंट, 1 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ता है। अब जिन लोगों ने अपना शादी की पूरी तैयारी कर ली है, वो लोग अगर आज परेशान घूम रहे हैं, हमारे पास आइए, हम मदद करेंगे उनको जिस तरह से करने का है। जो आपने कंपनीज के ऊपर निर्बंध लगाए हैं वही निर्बंध लगाइएगा 50 लोगों के ऊपर। लेकिन ये इस तरह से बैठ के फैसले कर लेने का उसमें और सिर्फ ये समझने का कि हम अधिकारी है, हम कर लेंगे, तो बाकी लोक प्रतिनिधि कोई भूखे। और कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई में लॉकडाउन लगाने की आशंका के बीच बीएमसी कमिश्नर
आईएस चहल ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, साफ कर दी है। चहल ने बताया है कि मुंबई में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है और कोरोना की पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 6% है, इसलिए यहां दोबारा लॉकडाउन लगाने की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि उन्होंने मुंबईकरों यानी मुंबई में रहने वाले लोगों को ये चेतावनी देते हुए कहा कि यदि लोगों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही जरा भी बरती तो भविष्य में कठोर प्रतिबंधों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। मुंबई में कोविड टीकाकरण केंद्रों को 24 घंटे जारी रखने की अनुमति दे दी गई है। वहीं टीकाकरण के 24 घंटे शुरुआत होने पर हर दिन 1 लाख लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएमसी ने यह फैसला लिया है। बीएमसी क्षेत्र की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए निजी अस्पतालों में टीकाकरण सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे जारी रखने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया था, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर अवैध निर्माण पर जेबीसी चलाने वाली बीएमसी के नाक के नीचे पिछले 11 महीने में मुंबई में तकरीबन 9,558 अवैध निर्माण हुए हैं। अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन के नाम पर सिर्फ 466 अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा अवैध निर्माण एल वार्ड के तहत कुर्ला और साकीनाका एरिया में हुए हैं और जिनकी संख्या 2002 है। कोरोना संकट काल में लॉकडाउन के दौरान जब लोग अपने घरों में कैद थे तो उसी दौरान बीएमसी की लापरवाही का फायदा उठाते हुए भू माफियाओं ने मुंबई के बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण कर डाले। और गढ़चिरौली जिले के चारमोशी तहसील में मारकंडा गांव में विदर्भ की काशी के नाम से मशहूर महादेव लिंग के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों भक्त आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से भक्त महादेव लिंग के दर्शन फेसबुक पर लाइव के जरिए कर पाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन की स्थिति चालू है। ऐसे में 11 मार्च से महाशिवरात्रि की यात्रा शुरू होती है। बहुत सारे भाविक कोविड के वजह से यहाँ पर नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा मंदिर समिति की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली है, तो उस पर काम चल रहा है। बहुत ही जल्द ऑनलाइन दर्शन के लिए भाविकों के लिए एक फेसबुक पेज बनाया जाएगा और उनको ऑनलाइन दर्शन देने की सुविधा मंदिर समिति करने वाली है। बहुत सारे और गढ़चिरौली जिले के कोरची तहसील में बंद इंटरनेट के कारण छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के छात्रों के लिए बीएसएनएल के कारण ऑनलाइन शिक्षा के बारे में सोचना भी मुश्किल हो गया है। बता दें कि यहाँ पर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार 8 मार्च से 27 मार्च तक बीए और बीएससी के छात्रों के लिए परीक्षा 75 मिनट की होती है और इसके लिए 50 प्रश्नों को हल करना होता है। मैं अमित शेख बीएससी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हमारा एग्ज़ाम थे 8 मार्च 2021 को, लेकिन नेटवर्क नहीं रहने से हमें बहुत तकलीफ़ हुई। हमें छत्तीसगढ़ बॉर्डर में जाके इस जंगल में आके पेपर देना पड़ रहा है। हम यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं इसका कोई उपाय निकाले या पेपरों को आगे बढ़ाए। और ठाणे जिले के मीरा भाईंदर में टीबी के नए मरीजों के सामने आने के बाद मनपा प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर दी है। प्रशासन ने टीबी मरीजों की जानकारी छुपाने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दे दी है। बता दें कि जानकारी छुपाने वाले अस्पतालों के साथ ही पैथोलॉजी लैब, रेडियोलॉजी यूनिट, नर्सिंग होम, क्लिनिक और मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मनपा उपायुक्त संभाजी वाघमारे ने कहा है कि निजी अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी के मरीजों की जानकारी समय पर मनपा प्रशासन को नहीं दी जा रही है। कुएं में तैरता मिला युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शिरडी शहर के
इनामबाड़ी मोहल्ले में कुएं में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शिरडी फायर ब्रिगेड की मदद से शव को कुएं से किसी तरह से बाहर निकाला गया। युवक की शिनाख्त सुजीत पाडल के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शिरडी के ग्रामीण अस्पताल में भेज दिया है। में आगे जहां पर औरंगाबाद जिले के अंगूरीबाग मोती कारंजा रोड पर देर रात कुछ युवक आपस में भिड़ गए। इस झगड़े में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि देर रात कुछ युवक आपस में भिड़ गए थे, जिस दौरान सैयद दानिश, जिसकी उम्र मात्र 22 साल बताई गई है, उसको झगड़ा खत्म करने के चक्कर में चाकू लग गया, जिसने अस्पताल जाते समय ज्यादा खून बहने की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल क्रांति चौक पुलिस थाने ने इस मामले की जांच की है और आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है। पिंपरी चिंचवाड़ में खिरजड़ी इलाके में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने लालच के चक्कर में घर से खुदाई के दौरान बरामद हुए सोने के सिक्कों की बात प्रशासन से छिपाई थी। कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान 216 स्वर्ण मुद्राएं बरामद हुए थे। सिक्कों की जांच करने पर पता चला कि ये सिक्के मुगल कालीन के समय के हैं। मामले में पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के अनुसार इन सिक्कों की वर्तमान कीमत लगभग 70,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन बढ़त देखने को मिली है। बीएसई सेंसेक्स 216 अंकों की बढ़त के चलते 51,241.54 पर कारोबार करता दिखा। वहीं कारोबार के दौरान इंडेक्स 51,430.43 तक पहुंच चुका है और बाजार में आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली। अगर बात की जाए निफ्टी की तो आईटी इंडेक्स 484 अंक ऊपर यानी 26,067.90 पर कारोबार करता दिखा। वहीं सेंसेक्स में टेक महिंद्रा के शेयर में 2.43% की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। मुंबई से खबर जहां पर कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन पर हादसा टल गया। आरपीएफ जवान ने महिला की जान बचाई है और यही घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मुंबई के कॉटन ग्रीन रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। एक महिला का लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और वो ट्रेन के गेट पर लटक गई। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ कर्मचारी ने अपनी सूझबूझ के बाद महिला की जान बचाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये साथ ही पूरा जो वीडियो है वो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को 19 मार्च को होने वाली एक वर्चुअल शोकेस में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स यानी FIPF द्वारा प्रतिष्ठित 2021 अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और अमिताभ बच्चन ने कहा है कि वर्ष 2021 के लिए FIF पुरस्कार प्राप्त करने को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा हूं। एक ऐसा कॉज जिसके लिए मैं गहराई से प्रतिबद्ध हूं। हमें इस विचार को मजबूत करना होगा कि फिल्म संग्रह उतना ही आवश्यक है जितना कि फिल्म निर्माण। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म उद्योग और सरकार में अपने सहयोगियों से इन सबसे आवश्यक कारण के लिए और अधिक समर्थन हासिल करने में सक्षम है, जिससे कि हम अपने शानदार फिल्म विरासत का संरक्षण और प्रदर्शन करने के लिए एक केंद्र बनाने को लेकर अपने सपने को साकार कर सके। और खबर मुंबई से ही जहां पर एक्टर अनुपम खेर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। अनुपम खेर ने कोरोना वैक्सीनेशन का वीडियो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है और सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों का आभार भी जताया है अनुपम खेर ने। तो वीडियो के जरिए उन्होंने ये सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अनुपम खेर के वैक्सीनेशन की। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने कोरोना का टीका लगवाया है।
कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कि सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय और बात कहती हैं। कोरोना वैक्सीन प्रक्रिया के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ने वाला भारत अब अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी मदद करने जा रहा है और इसी को लेकर कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह लिखा है कि मतलब मोदी जी कह रहे हैं कि वो भी तो भारत का ही अटूट एक अंग है, तो वहां भी जल्द ही बीजेपी की सरकार होगी। आतंकी मेरे नहीं मगर अवाम तो मेरी है। तो ये कंगना रनौत का ट्वीट, जिस पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन, जो कि पाकिस्तान में अब कोरोना वैक्सीनेशन दी जाएगी, उसको लेकर निशाना साधा है और ट्वीट कर ये सारी बातें कंगना रनौत ने की है, जहां पर उन्होंने साथ ही साथ सरकार की भी जमकर तारीफ की है। और मुंबई से खबर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर आरोप दिखा है, जहां पर बीजेपी ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर रखवाया विस्फोटक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अब बीजेपी पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लगवाया था। किसान आंदोलन के कारण गिर रहे हैं अंबानी की कई कंपनियों के शेयर। तो नाना पटोले ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। बीजेपी ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लगाया, ऐसा कहना है नाना पटोले का। 4 प्रोटेक्शन उनको है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोटेक्शन उनको है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन है, उनका खुद का प्रोटेक्शन है। जब ये बात किसी के भी भेजे में नहीं आ सकती है, किसी के भी समझ में नहीं आ सकती, लेकिन अपोजिशन ने, बीजेपी ने इस मुद्दे को जिस तरह से उठाया, जिस तरह से बीजेपी अपना रोल पेश कर रही है अंबानी के प्रति, वो हमें पता चलना चाहिए, वो जानने का अधिकार हमें है और इसलिए हमने ये सवाल किया। और आज महाराष्ट्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।